देश में आर्थिक स्थिति की मजबूती का आकलन आरबीआई के एक ताजा फैसले के आधार पर लिया जा सकता है। आरबीआई ने अपने केंद्रीय बैंक की बैठक में दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला अपनी कमाई के सरप्लस को सरकार को ट्रांसफर करने से जुड़ा हुआ है। सारे आपातकालीन व्यवस्थाओं के बाद भी आरबीआई के बाद वित्त मंत्रालय को वापस करने के लिए करीब 2,11,000 करोड़ रुपए बच गए। आरबीआई का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए सरप्लस राशि का ट्रांसफर विमल चालान समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई द्वारा अपनाए गए नए ढांचे पर आधारित है। इसके अलावा मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट का 6.5% हिस्सा कंटिजेंसी रिस्क बफर के तौर पर रखने का भी फैसला लिया, जिसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। दरअसल आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, बैंकों को कर्ज देने पर प्राप्त ब्याज और बॉन्ड आदि के जरिए कमाई करता है। इसका एक हिस्सा केंद्रीय बैंक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बतौर कंटिजेंट रिस्क बफर रखता है। विमल जालान समिति ने सीआरबी के लिए बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5% का स्तर तय किया था। कोविड महामारी के चलते अब जब इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं थी, तब सीआरबी को 5.5% पर रखा गया। अब आर्थिक हालात काफी बेहतर हो गए हैं, तो साल 2023-24 के लिए बफर स्टॉक को 6.5% करने का फैसला लिया गया है। इससे बची हुई राशि 2.11 लाख करोड़ रुपए अब सरकार को हस्तांतरित किया गया है। पहली बार साल 2018-19 में 1,71,000 करोड़ रुपए सरप्लस के तौर पर दिए गए थे। आरबीआई द्वारा ट्रांसफर की गई राशि नॉर्थ ब्लॉक के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि सरकार आने वाले बजट में इस राशि का इस्तेमाल वित्तीय घाटे को कम करने के लिए कर सकती है। साल 2012-13 में आरबीआई का सरप्लस 33,000 करोड़ रुपए, 13-14 में करीब 52,000 करोड़ रुपए, 14-15 में 66,000 करोड़ रुपए और 17-18 में 50,000 करोड़ रुपए रहा था। माना जा रहा है कि सरप्लस के बाद अब सरकार को बजट में आरबीआई से उधार भी कम लेना पड़ेगा और इसका ब्याज दरों की स्थिति पर भी सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस मुद्दे को और भी आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह हैं, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं इग्रो के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही कि ये आरबीआई की कमाई और उस कमाई को सरकार को देना, ये पूरा माजरा है क्या? लोगों को अभी तक शायद आम लोग ये नहीं जानते हैं कि आरबीआई की भी कुछ कमाई होती है और वो फिर नॉर्थ ब्लॉक को देनी पड़ती है। ये पूरा इकोसिस्टम थोड़ा सा समझाएं, उसके बाद फिर मैं इन फैसलों के असर पर आऊँगा सर। धन्यवाद। तो जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, केंद्रीय बैंक है हमारे देश का, और हर देश में होता है। 186 देश में ये है। अमेरिका में भी जो फेड रिजर्व है, जब उनका प्रॉफिट बनता है डिविडेंड देने के बाद वो सरकार को दिया जाता है। ये एक अच्छा नाता समझा जाता है सेंट्रल बैंक और सरकार के अंदर। हमारे बैंक में भी, हमारे देश में भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाते हैं। उनकी बिजनेस जो चलती है, क्या बिजनेस चलती है, जैसे आपने कहा कि बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, उन पे इंटरेस्ट रेट आ रहा है। कुछ सिक्योरिटीज फॉरेन कंट्रीज में रखी होती है, उन पे हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। सरकार जब मार्केट बोरिंग्स करती हैं, तो उस मार्केट बोरिंग्स पे कुछ कमीशन होता है, उस पे मिलता है। जब सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ लोन वगैरह देता है स्टेट्स को भी और सेंटर को भी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, उन पे भी इंटरेस्ट मिलता है। फिर लिक्विडिटी फैसिलिटीज जो बाकी की लैफ की होती है, उसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसको कहते हैं, रेपो के अंदर, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। तो रिजर्व बैंक को, और जैसे केंद्रीय सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके प्रॉफिट के माध्यम काफी होते हैं, अर्निंग के माध्यम काफी होते हैं। पूरा वर्ष अपना एक्सपेंडिचर जो भी कर रहे होते हैं, उसके बाद जितना भी डिविडेंड देने के बाद जो उन्होंने बांटना होता है, रिजर्व बैंक अपनी सरकार को, जो उनको ओन करती है, प्रॉफिट दिया जाता है। तो इस बार जो 2.1 ट्रिलियन रुपीस दिए गए हैं, वो एक नाप तोल कर दिए गए हैं। इसमें आपने खुद का प्रोविजनिंग जो की गई, क्योंकि इकोनॉमी अभी रिकवर कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, 6.5% की प्रोविजनिंग की गई है। ये बिमल जालान कमेटी रिपोर्ट 2019 में बनी थी, उसके तहत जैसे जैसे उन्होंने हिदायत दी थी और जिस तरीके उन्होंने कैपिटल को बफर बनाने को कहा था, बिल्कुल उसी प्रकार इन्होंने किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इस मनी को ट्रांसफर किया, सरप्लस ट्रांसफर किया जाए, उसके लिए कोई एक बेंचमार्क कानून है, नियम है, उसके तहत आरबीआई को करना पड़ता है, या फिर ये एक परंपरा है? पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इस तरह की परंपरा नहीं थी। 18-19 में अचानक 1.71 लाख करोड़ रुपए सरप्लस और डिविडेंड के तौर पर दिए गए।
इस बार भी इतनी बड़ी राशि दी गई है, तो इतना इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन राशि के अमाउंट में क्यों देखा जाता है हर साल की चर्चा करें तो? तो पहली बात तो ये कहनी चाहूंगा कि ये पहली बार हो रहा है या 2018 के बाद हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना प्रॉफिट सरप्लस, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, जिस तरीके की इकॉनमी हमारी चल रही थी पहले, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था और जितना खर्चा होता था उसी के साथ साथ आमदन चलती थी, तो इसलिए वो इतना बड़ी न्यूज नहीं बनती थी। पर सरप्लस प्रॉफिट्स हमेशा हमेशा सरकार को दिए गए हैं डिविडेंड्स के नीचे। इस बार राशि इतनी ज्यादा हो रही है, एक तो एक कारण है कि इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ पर भी हाई है। आपने देखा जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ 10 ईयर बॉन्ड पे यील्ड 5 बेसिस पॉइंट ऑटोमेटिकली 6.99 के नीचे आ गई। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं उस कारण इनकी इनकम्स भी बढ़ी हुई हैं, सारे सेंट्रल बैंक्स की, सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं, सारे सेंट्रल बैंक्स की बढ़ी हुई है। अब ये जो राशि जब रिजर्व बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है, पहले 2019 से पहले कुछ एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। 2019 में बिमल जलान कमेटी रिपोर्ट बनाई गई और देखा कितना ज्यादा सरप्लस जनरेट हो रहा है रिजर्व बैंक के अंदर, तो इसमें एक किस्म के पारंपरिक तरीके से इसको कर दिया जाए ताकि सबको पता हो, एक आइडिया मिल जाए कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है और उसके साथ साथ फायदा ये भी होता है, सरकार को भी पता लगता है कि कितना डिविडेंड आ सकता है, प्लानिंग में उसमें एडवांटेज मिल जाता है। तो वो 2019 के बाद एक किस्म का रूल बेस्ड हो गया, उससे पहले वो रूल बेस्ड नहीं था। अब सर बजट पर आते हैं, क्योंकि अब माना जा रहा है कि जुलाई में फुल टर्म का बजट सरकार पेश कर सकती है। उसमें कुछ हिस्सा होता है कि हम देखते हैं कि सरकार को बजट के लिए आरबीआई से उधार लेना पड़ता है। अब इतनी बड़ी राशि जब ट्रांसफर करने के लिए ऑलरेडी टेबल पर रखी जा चुकी है, तो आपको लगता है कि सरकार के बोरोइंग कैलेंडर में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है आने वाले बजट में? और उसका असर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, उसका असर ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट पे होगा। जैसे मैंने कहा कि 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड ऑटोमेटिकली 5 बेसिस पॉइंट अनाउंसमेंट के बाद कल से नीचे गिर गई। तो अगर मार्केट बोरिंग्स कम होंगी, और आमतौर पर जो मार्केट बोरिंग्स होती हैं वो करीब 14 लाख रुपए के करीब होती हैं हर वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी कटौती हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात है कि जो बजट आएगा उसमें किस तरीके का एक्सपेंडिचर प्लान किया जा रहा है। तो ये जो डिविडेंड इतना ज्यादा आया, अनप्लान्ड डिविडेंड है लोगों को और सरकार को, मुझे पूरा विश्वास है कि बजट जो प्रोविजन थी बजट एस्टिमेट में इतना बड़ा तो नहीं था, तो इसलिए ये थोड़ा अनफोर्सिंग भी है, इसलिए खुशी की भी बात है। तो उस तरीके वहां पर थोड़ी बेहतरी चीज हो सकती है, बोरिंग्स थोड़ी कम हो सकती है। इससे ज्यादा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है। जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनको भी पता है कि बैंक कितना अच्छे तरीके से कर रहा है। जो बफर बढ़ाए गए हैं 6.5% रख दिए गए हैं, उससे भी एक सेंट्रल बैंक की स्ट्रेंथ पे काफी अच्छा असर पड़ता है। तो सिर्फ बजट घाटे या फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं हो रही है, उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, जो मार्केट बोरिंग्स पे असर पड़ रहा है। हाँ एक बात है, सरकार ने बजट एस्टिमेट में एक प्रोविजन किया था डिसइन्वेस्टमेंट का, तो वो थोड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यूं भी समझा जा सकता है कि अगर ये डिविडेंड इतना ज्यादा आ गया तो वहां पर जो थोड़ी कमी रह गई थी तो वो भरपूर हो जाएगी। इस कारण जो फिस्कल डेफिसिट का फिगर है, जिस पे हम लोग ग्लाइड पाथ की बात कर रहे हैं और जिस पे हमें पूरी दुनिया देख रही है कि हमने अपना फिस्कल सिचुएशन कैसे संभाली है। हाँ, अगर डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़ी कमी हुई है, डिविडेंड ने उसको भरपूर कर दिया, तो बहुत अच्छी ओवरऑल एक बहुत अच्छी पिक्चर उभर कर आ रही है। डॉक्टर साहब, क्या इस राशि का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करें तो इकॉनमी की स्थिति क्या दिखाई देती है? आपने कहा कि स्ट्रांग इकॉनमी है, उसकी वजह से ये सरप्लस बढ़े हैं और सरकार को दिए गए हैं। साथ ही साथ क्या आने वाले दिनों में ब्याज दरों पर भी आप इसका कोई असर देख रहे हैं? अगर आरबीआई की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है इन टर्म्स ऑफ सरप्लस, इन टर्म्स ऑफ जो कंटिजेंसी फंड रखा गया है, तो वो ब्याज दरों पर क्या इन जनरल असर पड़ने की संभावना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो रिजर्व्स रखे जाते हैं उससे 2-3 चीजें होती हैं। जब रिजर्व्स बढ़ जाते हैं उससे 2-3 चीजें होती है। रिस्क असेसमेंट पे जितनी भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं
डोमेस्टिक लोन्स हो या एक्सटर्नल सेक्टर लोन्स हो, सबको पता होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लोगों की बहुत मजबूत है। इनका जो सेंट्रल बैंक है शेर की तरह बैठा हुआ है। कोई भी छोटे मोटे बैंक को पर कोई भी आपत्ति आ जाए तो इनके पास इतने ज्यादा प्रोविजंस हैं कि वहां पर टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो पिछले साल भी, इस साल की भी एनुअल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इन्होंने कल डिस्कस की है, पर पिछले साल की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखें तो $63 ट्रिलियन की बैलेंस शीट है। $3.8 ट्रिलियन का इनका कॉन्टिजेंसी रिजर्व है। क्लियरली देख सकते हैं कितना सॉलिड कॉन्टिजेंसी रिजर्व है। तो रेटिंग एजेंसीज को एक किस्म का AAA या AA रेटिंग देने में आसानी लगती है। दूसरी बात, जब आप बोरिंग्स के लिए जाते हैं तो बोरिंग्स में रिस्क वेट हमेशा लिया जाता है, किस देश का है या कौन इसको फ्लोट कर रहा है। तो अगर पता हो कि इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इतने स्ट्रॉन्ग बफर्स है, तो ऑलरेडी उस पे जो ब्याज दर होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना अभी कि 10 ईयर लोन पे यील्ड ऑटोमेटिकली नीचे कम होगी। सरकार को उसका ये फायदा होता है कि जो इन्होंने बोरिंग्स करनी होती है, कुछ 20 साल, कुछ 25 साल, 30 साल, 5 साल की बोरिंग करते हैं, सबके ऊपर ब्याज दर कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बर्डन जो अगले बजट्स पे आता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए इसका इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट भी अच्छा होता है जब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इतना जोर दिया जाए और आपका सेंट्रल बैंक इतना सॉलिड कैपिटलाइज्ड हो। सर, अंतिम सवाल आपसे ये कि ये भी थोड़ा सा आप समझाने के लिहाज से कि क्या रुपी इंटरवेंशन की वजह से भी आरबीआई की कमाई बढ़ी है, और अगर ऐसा हुआ है तो रुपए की स्थिति विज़ डॉलर या दूसरी करेंसीज में अब आरबीआई की पॉलिसी क्या रह सकती है? किस तरह से आप रुपी मूवमेंट देख सकते हैं आगे जाते हुए 1 साल 2 साल में? कोई शक नहीं है, जो आमदनी बढ़ती है क्योंकि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर फॉरेन करेंसी के एसेट्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में हमने उनको रखा होता है, तो उससे हमें इंटरेस्ट रेट इनकम आती ही आती है। जहां तक देश की एक्सचेंज रेट का सवाल है, आपने खुद देखा कि कुछ वर्ष पहले हम लोग डरते थे कि अगर एक्सचेंज रेट को थोड़ा छोड़ेंगे तो क्या होगा। आपने देखा कि 80 और 83 पे आसपास ये स्टेबलाइज हुआ है, जबकि ज्यादा इंटरवेंशन नहीं हो रही है। उसका मूल कारण यही है कि देश इस टाइम जिस प्रकार की प्रगति दिखा रहा है, दुनिया भर में जिस प्रकार की प्रगति हो रही है, हमारे देश की प्रगति, उसमें जो ग्रोथ रेट है सबसे हाईएस्ट चल रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का जहां तक सवाल है, वो हमारा देश अगले 20 वर्ष के लिए उसको पूरा एंजॉय करेगा, वो बेनिफिट को। जहां तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और आप देख रहे हैं कि उनमें भी पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है और स्टॉक मार्केट भी अच्छा बिहेव कर रही है। ये सारी चीजें मूल तौर पर एक्सचेंज रेट के अंदर एंटर करती हैं, क्योंकि वित्तीय स्थिति और क्योंकि ग्रोथ रेट इकोनॉमी का इतना स्ट्रांग है, एक्सचेंज रेट इसलिए इतना स्ट्रांग और स्टेबल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि रुपए और डॉलर बराबर पे आ जाएंगे, पर ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि स्लाइड ज्यादा नहीं होगा। इसी दर के आसपास ये एक्सचेंज रेट, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी कंपैरेटिवली दुनिया भर के साथ अगर नापी जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि एक्सचेंज रेट इतना हेविली डेप्रिशिएट कर जाएगा, वो मेरी नजर में नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। जी जी। कुछ अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग उभर कर आ रही है, कुछ एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट भी कर सकता है। पर मेरा अपना निजी विश्वास है ये डेप्रिशिएट कम से कम उस स्पीड से नहीं करे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए, और बहुत ही विस्तार के साथ इस बड़ी खबर को बहुत ही सरल भाषा में हम सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्पष्ट तौर पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था की